हाँ भाई, आज करते हैं। आज क्या करते हैं? आज करते हैं इसका भी आप न्यूट्रॉन। यो भाइयों, न्यूट्रॉन जो है, इसको जेम्स चैडविक ने डिस्कस किया था। और रेडियोएक्टिविटी की दो किस्म है, थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर ले, उसके बाद इससे आते हैं। एक नेचुरल रेडियोएक्टिविटी होती है और दूसरी होती है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी में ये होता है कि न्यूक्लियस जब कंस्ट्रक्ट होता है उसमें दो चीजें होती है। न्यूक्लियस में दो चीज, वन इज द प्रोटॉन, अदर इज द न्यूट्रॉन। थोड़ा सा ये बताए, फिर गर्ल्स कंफ्यूज थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होती है कि रिपल्सिव फोर्स होती है? कोई नहीं होती। नहीं होती। तो फिर न्यूक्लियस बनता कैसे? रिपल्सिव भी होती है भाई। प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करेगा? गले लगाएगा, रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्सेज होती हैं, पर न्यूक्लियस कब बनेगा? जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो, यानी न्यूक्लियर फोर्स अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्सिव फोर्स है उससे ज्यादा, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को तो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही रिपल्सिव फोर्स मौजूद है किसके दरमियान? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, जैसे जैसे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बढ़ती जाएगी। अब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करने के लिए मैदान में कौन आते हैं? मैदान में आते हैं न्यूट्रॉन। तो आप नोट करेंगे पीरियोडिक टेबल में कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं कि बढ़ते जाते हैं। अब ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे तो रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो उस रिपल्सिव फोर्स को कंपनसेट करने के लिए हमें ज्यादा न्यूट्रॉन चाहिए। तो न्यूट्रॉन हम एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे, हम नहीं बल्कि ये नेचुरल प्रोसेस है। तो कुदरती जो है एटम्स में न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे, किस लिए? ताकि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को कंट्रोल किया जा सके। पर ये एक लिमिट तक होता है कि न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस को स्टेबलाइज कर सकते हैं। उसका आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज अ की पॉइंट। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 से कम होगा तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल होगा। यानी न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटॉन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इस वक्त भी, यानी अगर 1.5 से न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 से कम है तो यानी इस वक्त जो है न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होती है इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये रेशियो जो है 1.5 से एक्सीड कर जाता है तो आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। वहां पे क्या पॉइंट होगी? वहां पे ये चीज होगी कि आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स से बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियर फोर्स से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब न्यूक्लियर फोर्स जो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम हो जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने से एटम स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल होता है। तो न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होगा तो वो क्या करेगा? खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगेन 1.5 से कम नहीं हो जाता। तो तब तक एलिमेंट रेडिएशन खारिज करता रहेगा। इस एलिमेंट को हम कहते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट। इस एलिमेंट को क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिव। तो अगर ऐसा एलिमेंट जो नॉन रेडियोएक्टिव है, यानी जिसका न्यूक्लियस स्टेबल है, अगर उसमें हम कुछ ऐसा करें कि उसमें रेडिएशन निकले, खुद ब खुद ना निकले, वो नॉन रेडियोएक्टिव है, नेचुरली उसको एबिलिटी नहीं है कि उससे रेडिएशन खारिज हो, पर हम क्या करें, कोई हरकत कर रहे हैं कि उसको किसी चीज से कोलाइड कराते हैं, बाद में अगर रेडिएशन निकलते हैं तो इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल रेडिएटिव। तो क्या कहेंगे? यानी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं था, वो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज नहीं कर रहा था। अगर आप यूरेनियम को यहाँ पे रखेंगे तो यूरेनियम खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। हम कुछ करना भी चाहें फिर भी उसके निकलते हुए रेडिएशन को हम स्टॉप नहीं कर सकते। यानी अगर आप यूरेनियम को ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे, प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर ज्यादा डालेंगे तो इन चीजों का कोई इफेक्ट नहीं हो, तो उससे रेडिएशन खारिज होते रहेंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है। पर इसमें क्या किया कि बेरिलियम एलिमेंट लिया जो कि नॉन रेडियोएक्टिव होता है। बेरिलियम एक स्टेबल एलिमेंट है जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 से बहुत कम है। यानी स्टेबल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन रेडियोएक्टिव। ठीक है, अब इसने क्या किया कि पोलोनियम एटम लिया। इसने, हम बात किसकी करें?
जेम्स चाडविक की। पोलोनियम जो है रिच इन इमिटिंग अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल होगा, क्या सीन क्या था कि ये बेरिलियम का न्यूक्लियस जिसमें 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन थे, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन थे, 4 उसको छोड़े आप। ये अल्फा पार्टिकल जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे, ठीक है, यानी ये अल्फा हो गया, ये आपका बेरिलियम हो गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है ये दोनों मर्ज हो गए आपस में। जैसे ये मर्ज हुए तो एक बड़ा एटम बना जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन थे, यानी हमारे पास क्या मिला, कार्बन। इसका अगर सम करेंगे 2 4 4 9, ठीक है, 4 9, तो 2 and 4 6 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 4 and 9 13, तो यहाँ पे बना कार्बन 12। इसके साथ ही एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन यहाँ से बाहर निकला। ये देखिए फिगर दिए, ये बेरिलियम अल्फा पार्टिकल जैसे ही से टकराएगा तो ये बेरिलियम जो है, पहले बेरिलियम था, अब क्या बनता जाएगा, कार्बन। और इसके साथ ही जो है एक न्यूट्रल रेडिएशन जो है वो क्या यहाँ से निकलेंगे। अब न्यूट्रल कैसे है, चार्ज डिटेक्टर लगा हुआ, या आप इनके रास्ते में इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट लगा, आप इनके रास्ते में इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट लगा दी। अगर ये डिफ्लेक्ट होते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव में, जरूर इन पे कोई ना कोई चार्ज होगी। और अगर ये सीधा ट्रेवल करते हैं, कहीं पे भी नहीं डिफ्लेक्ट होते, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसी तरह से न्यूट्रॉन जो है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी से डिस्कवर हुए, और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी को डिस्कवर करने वाली इरीन क्यूरी, इरीन क्यूरी ने, जो मेरी क्यूरी की डॉक्टर थी, उसने इसको क्या किया था, फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कराया था। इसको अप्लाई किसने किया, जेम्स चाडविक ने 1932। अब इतना लेट क्यों डिस्कवर हुआ न्यूट्रॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। अब नॉर्मली अगर कोई भी रेडिएशन है तो डिटेक्शन के लिए क्या करते थे कि पीछे बैकग्राउंड में जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाते थे। जिंक सल्फाइड की प्लेट से क्या करता था, कोई रेडिएशन कोलाइड करता था। जब हम इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट लगाते थे, ठीक है, तो या तो वो उसकी कोलिजन ऊपर होती थी या नीचे होती थी, बीच में किसका ख्याल ही नहीं जाता था। तो न्यूट्रल होने की वजह से इसकी जो डिस्कवरी हुई। दूसरा, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के बाद में डिस्कवर हुई है, तो उसी की एप्लीकेशन ये क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसने बम्बार्ड किया, ये कहानी तो हो गई। उसके बाद ये है कि जेम्स चाडविक जो है, इसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। अब न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या क्या, पहली बात कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों है, कैसे पता चलेगा, न्यूट्रल इस वजह से है कि इट इज नाइदर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसका चार्ज डिटेक्टर में 0 चार्ज बताता है, मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं। दूसरी बात कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में होता है, कौन कौन होते हैं न्यूक्लियस में, 2 पार्टिकल। एक कौन होता है, दूसरा कौन होता है, न्यूट्रॉन। और दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से जिस फोर्स के थ्रू बंधे हुए होते हैं, द फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियस में 2 किस्म की फोर्सेज होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। दूसरी अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्स काम कैसे करती है, कौन बताएगा। न्यूक्लियर फोर्स आपने सुना था, ये काम कैसे करती है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो उसको क्या जरूरत है प्रोटॉन को अट्रैक्ट करे, कौन बताएगा, है कोई जो बताए। शाबाश बेटा, कि भाई न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उसको कैसे अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए ये फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स जो काम करती है, वो थ्रू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स करती है। यानी आपका जो न्यूट्रॉन है वो किसी चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ, या उसने कुछ रिलीज किया, सच एज बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल जाके प्रोटॉन से कंबाइन हुआ, तो आपका जो न्यूट्रॉन है उससे जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो तो बन गया प्रोटॉन, ठीक है। उससे जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकला जो बीटा पार्टिकल था, देयर आर 2 चॉइसेस, या तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट दूसरे प्रोटॉन से कंबाइन हो जाए, या फिर न्यूक्लियस से बाहर आ जाए। अगर बाहर आ गया तो रेडियोएक्टिविटी, अगर अंदर ही प्रोटॉन के साथ जुड़ गया तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, चाचा भतीजा, भतीजा चाचा, चाचा भतीजा, भतीजा चाचा। तो ये सीन रहता है अंदर, और इन पार्टिकल्स की एक्सचेंज के थ्रू। कौन हो भाई, ये आमना कौन है, तो मैसेज बंद कर भाई। क्या बच्चे, ये बाकी क्या है, ये क्या एमएससी चल रही है? किस जंगल से भाग आए हो, तो क्या बात कर रहे थे।
खिला दिया हमको भैया, खुद तो खिला दिया। हाँ, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये चाचा भतीजा चलता रहेगा केस, ठीक है। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इसी फोर्स के थ्रू जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बंधे हुए हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसको सेव कर लो। किसने चिड़ियाघर का दरवाजा खोला था भाई? ये अंदर भाग गया बड़ा। तो पहली पहली प्रॉपर्टी क्या है? हाईली पेनिट्रेटिंग। अब देखिए, न्यूट्रॉन जो है उस पे चार्ज ना होने की वजह से, नहीं नहीं मैं तो ये वो पढ़ा रहा हूँ, सिंधी पढ़ा रहा हूँ, ये सिंधी है भाई, ये छठी क्लास की सिंधी। तो मैं क्या बात कर रहा था, कौन सी गाल करे थे? हाँ, इस पे चार्ज ना होने की वजह से इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत है। तो न्यूट्रॉन को हम एज अ प्रोजेक्टाइल यूज करते हैं। अगर किसी भी न्यूक्लियर को ब्रेक करना है तो न्यूट्रॉन एज अ प्रोजेक्टाइल काम करता है, उसमें गुजर जाएगा, उस न्यूक्लियस को क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होते हैं, जो चेन रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर उनको कंट्रोल करता है, उसमें हम न्यूट्रॉन को यूज करते हैं। न्यूट्रॉन दो किस्म के, लो न्यूट्रॉन, फास्ट न्यूट्रॉन, इनकी एनर्जी में फर्क होता है। अगर न्यूट्रॉन की एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा है, उसको फास्ट न्यूट्रॉन कहते हैं। अगर लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको स्लो न्यूट्रॉन कहते हैं। स्लो न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी स्पीड ज्यादा होगी तो न्यूट्रॉन गुजर जाएगा बिना उसको जो है क्या कहे न्यूक्लियस को ब्रेक किए। जो स्लो जाएगा तो वो जो है तबाही करके फिर बाहर निकलेगा। तो स्लो न्यूट्रॉन जो है वो एज अ प्रोजेक्टाइल ज्यादा करनी है। हम अपने बुक की बात करते हैं कि हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, यानी किसी भी चीज, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, चार्ज ना होने की वजह से, अगर चार्ज होगी तो उस मटेरियल में भी चार्ज मौजूद है, तो चार्ज को रिपेल करेगी तो रुकावट होगी। अगर चार्ज नहीं है तो ये सीधा जो है वो पेनिट्रेट करते हैं। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय आइदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस पे कोई चार्ज है ही नहीं, इस वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड से ना मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं? डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि लाइट प्रोटॉन्स, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास की बात करें तो दो चीजें होती हैं, मास नंबर की बात करें तो दो चीजें होती है। व्हाट आर दो चीजें? दो चीजें क्या होगी? एक प्रोटॉन होगा और दूसरा न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बोथ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बाउंड टुगेदर थ्रू न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू एक दूसरे से बंधे होते हैं, न्यूक्लियस आपका क्या होगा? कंस्ट्रक्ट होगा। उसके बाद क्या चीज है कि इन सर्टेन एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी प्रोटॉन से जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या होती है? ज्यादा हो। उसके ज्यादा होने से क्या होगा? न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा होगी, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, रेडिएशन खारिज होंगे, एलिमेंट क्या हो जाएगा? रेडिएटिव या नॉन रेडिएटिव? स्टेबल क्या अनस्टेबल? इसके बाद क्या चीज है कि न्यूट्रॉन्स आर स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। अगर दोनों का मास कंपेयर करें तो प्रोटॉन का जो है 1.0073 mu और इसका जो है न्यूट्रॉन का मास जो है वो 1.0086 mu। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इधर इलेक्ट्रॉन को क्यों छोड़ें? 0.00055 Av, ठीक है, ये तीनों का मास आ गया। तो सबसे हेवी कौन है? न्यूट्रॉन। अगर क्वेश्चन आए कि द हेवीएस्ट सबएटॉमिक पार्टिकल इज न्यूट्रॉन, द लाइटेस्ट सबएटॉमिक पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, which has maximum charge, electron, proton, or both of these or none of these? दोनों पे एक जैसी चार्ज है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बिल्कुल एक जितनी चार्ज है। फर्क क्या है? एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे ये थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आइसोटोप्स जो हैं इनमें क्या डिफर होता है कि आइसोटोप में न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। अब कोई भी आइसोटोप ले, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो 1H1, 1H2, 1H3। तो अब न्यूट्रॉन कैसे मालूम करते हैं? हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 1 - 1 क्या होगा? 0। 2 - 1 क्या होगा? 1। 3 - 1 क्या होगा? 2। यानी इसके पास, प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं, इसके पास एक न्यूट्रॉन, इसके पास दो न्यूट्रॉन। यानी आइसोटोप में जो डिफरेंट चीज है वो क्या है? न्यूट्रॉन। वो क्या है? न्यूट्रॉन। चलिए भी, और क्या चीज है डिफरेंस? अगर आपको न्यूट्रॉन मालूम करने किसी भी एटम में तो आप क्या करोगे कि मास नंबर को एटॉमिक नंबर से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो मैथमेटिकली आप ऐसे कर सकते हैं। और फ्री न्यूट्रॉन जो है, अगर
न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस में है, न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस में है तो वो स्टेबल होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स उसको बांध के रखेगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन चाचा भतीजा भतीजा चाचा, तो ये एक दूसरे से जो है वो जुड़े हुए होंगे, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन स्टेबल होगा। अगर आइसोलेटेड न्यूट्रॉन है, अगर न्यूट्रॉन को आप बाहर निकालते हैं न्यूक्लियस से, एटम के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालते हैं, न्यूक्लियर फोर्स से आप बाहर निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन विद इन 14 मिनट्स के अंदर अंदर न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तीन चीजें दे न्यूट्रॉन, क्या देगा? तीन चीजें। कौन कौन सी? तो ये जो न्यूट्रॉन है आपका, इट डिसइंटीग्रेट, इट डिकम्पोज इन 14 मिनट्स, और हमें क्या देगा? इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, और क्या देगा? प्रोटॉन, और क्या देगा? न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो एक चिरंग है, यानी नो चार्ज नो मास, सिर्फ एक स्पार्क है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो क्या होगी? निकल जाएगी फोटॉन एक एनर्जी पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल में भी थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? इनकी इनका चार्ज टू मास रेशियो भी सेम है, इनका मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है, सारी प्रॉपर्टी सेम है, सवाल दो के, एक एनर्जी दूसरा वेलोसिटी। बीटा पार्टिकल्स आर कॉल्ड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके नाम से आप समझ जाए, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी नॉर्मली जो एटम के शेल में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो इतनी तेज नहीं होगी जितना बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से तेजी से निकलेगा। तो इनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, और क्या चीज है, इनकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, ये फर्क है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है पूछ लो, एक मिनट देख लें, ये टॉपिक इधर ही पूरा हो जाता है न्यूट्रॉन का। कुछ पूछना है पूछ लें। चलो, उसका चार्ज ना होने की वजह से, चार्ज ना होने की वजह से ये जो है आपका हाईली पेनिट्रेटिंग होगा। पहली प्रॉब्लम, स्पार्क का एनर्जी हुई ना, एनर्जी है पूरा थोड़ी निकली, लास्ट वाली बात अभी ये है कि ये न्यूट्रॉन टूटेगा अगर आइसोलेटेड होगा, फ्री होगा, फ्री न्यूट्रॉन जो है, फ्री यानी न्यूक्लियस से बाहर निकाला हमने, 14 मिनट्स में ये टूट जाएगा। बीटा पार्टिकल देगा, प्रोटॉन देगा, न्यूट्रिनो, न्यूक्लियस में भी ये टूटता है और उसका टाइमिंग थोड़ी ज्यादा है, 14 मिनट नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम टूटेगा, क्योंकि आपके बीटा पार्टिकल अगेन न्यूक्लियस से ही आते हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली फ्री न्यूट्रॉन ही टूटेगा, न्यूक्लियस में भी ब्रेकेज होती है और इतनी तेज नहीं होती, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ और हम आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, छोटी सी टॉपिक है, सबसे टॉप की है। अच्छा, इसको देखें जरा प्रॉपर्टीज को, तो क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन का मास 0.00055 mu, इसका 73 नहीं है, इसका असल में 8 है, ठीक है ना। जो ओरिजिनली इसका 9 कंसीडर करें, थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है। इसका 8 कंसीडर करते हैं, इसका 9 करते हैं। बहरहाल इस बुक में थोड़ी सी है मुश्किलातें हैं, पर आप इसी को कंसीडर करें, ठीक है। आप अगर मास ग्राम में है तो ये होगा, और अगर किलोग्राम में करें तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। ये 10⁻27 किलोग्राम हो जाएगा, 10⁻27 किलोग्राम, बाकी सेम है। रिलेटिव चार्ज इस पे -1 लगाएंगे, +1 इस पे 0 लगाएंगे। वैसे जो इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम में है वो 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होगा? कूलम, कूलम पर मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज है, ठीक है, कूलम पर मोल। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। आगे आते हैं कि प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या होती है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात ये कि ये जो मैक्स प्लांक है, इसने क्वांटम थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने मैक्स प्लांक ने क्या किया था कि क्वांटम थ्योरी को प्रपोज किया, जर्मन फिजिक्स का मैक्स प्लांक, ठीक है। इसको नोबेल प्राइज मिला था 1918। काम क्या था? सिंपल सा काम, क्योंकि ही वाज वर्किंग ऑन हॉट बॉडीज, ये गर्म बॉडीज पे काम कर रहा था। इसने गर्म बॉडीज पे काम करते करते एक चीज नोट की, वो थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इसने क्या नोट किया कि जब भी हम किसी हॉट बॉडी को ठंडा होने के लिए रखते हैं तो वो आहिस्ता 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 ठंडी होती है,
और उससे जो एनर्जी इमिट होती है वो कंटिन्यूसली इमिट नहीं होती, वो कंटिन्यूसली इमिट नहीं होती। यानी किसी भी जिस्म से, गर्म जिस्म से अगर एनर्जी खारिज होगी तो वो कंटिन्यूसली एट वंस या एक ही स्टेज पे नहीं होगी, वो डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में जो एनर्जी क्या करेगा, खारिज करेगा। यानी इसका मानना था कि अगर किसी भी जिस्म को आप गर्म करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है। यानी जब एनर्जी किसी जिस्म में एब्जॉर्ब होती है तो वो भी डिसकंटिन्यूसली होती है, कंटिन्यूसली नहीं होती है। थोड़ा सा मिसाल की एग्जांपल की बात करें, आपके पास एक आयरन बॉल है, ठीक है, आपने क्या किया कि इसको आयरन बॉल को आप गर्म करना चाहते, ठीक है, तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली क्या होगा, हार्ट होगा। ये एट वंस ऐसा नहीं है कि आप यानी किसी चीज से पकड़ के गैस के चूल्हे पे लगा दे और ये एट वंस गर्म हो जाए, उसी वक्त निकाल लेंगे तो थोड़ी एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यानी इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो कंटिन्यूसली ट्रांसफर नहीं होगी, वो एनर्जी के छोटे 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 पैकेट्स में ट्रांसफर होगी। उसका नाम इसने रखा था क्वांटम। A quantum is what? A quantum is a small wave packet of energy. Quantum is a small wave packet of। अच्छा, इसकी पीएमडीसी में एक छोटी सी हेडिंग दी गई है कि एक्सप्लेन फोटॉन एज अ यूनिट ऑफ रेडिएंट एनर्जी। एक्सप्लेन फोटॉन एज अ यूनिट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, तो उसको इससे रिलेट करते हैं कि उसका मतलब यही है कि प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है, ठीक है। तो मैक्स प्लांक ने क्या किया, क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, इसने देखा कि किसी भी बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, किसी भी बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करे या एनर्जी रिलीज करे, वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं कर सकती, वो डिसकंटिन्यूसली करे। भाई डिसकंटिन्यूसली का मतलब क्या है कि इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है, कि पूरा का पूरा प्लेन जो है इसमें बहुत सारी एनर्जीज के पैकेट्स मौजूद है, तो ये कुछ वेवलेंथ्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब की बात है। जब इसको आप ठंडा करेंगे तो यही एनर्जी ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, पर इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा। इस छोटे एनर्जी के पैकेट को इसका नाम दिया गया क्वांटम। क्वांटम एक सिंगुलर वर्ड है, क्वांटा एक प्लूरल वर्ड, दोनों सेम है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। तो इस थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या थी? पहली बात कि ये पहला भाई था जिसने क्वांटम फिजिक्स का बुनियाद रखा। यानी वो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन वाली क्वांटम थ्योरी है वो इसी की फाउंडेशन पे बनी है। तो क्वांटम थ्योरी की जो बुनियाद रखी थी वो इसी ने रखी थी। इसी थ्योरी को आगे जो बढ़ाया था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बढ़ाया। वो किसने बढ़ाया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बढ़ाया। तो इस थ्योरी को जो पहले जो इसकी फाउंडेशन रखी थी ही वाज मैक्स प्लांक। और इस थ्योरी का मेन काम क्या था? मेन काम ये था कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। अब क्वांटाइज का मतलब क्या है कि एनर्जी एक फिक्स पैकेट की फॉर्म में बॉडी में एंटर भी होती है और रिलीज भी होती है। ये इसका मेन। तीसरी बात क्या थी कि जो ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल है वो भी इस थ्योरी से जो है वो लिया गया था। कॉन्सेप्ट के जो आपके जो माइक्रो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो उनको ड्यूअल नेचर हो सकती है। चौथी जो मेन वजह थी इसको केमिस्ट्री में पढ़ने की, वो यह थी कि दिस थ्योरी is considered as revolutionary theory. This theory is considered as revolutionary theory in explaining structure of an atom. कि एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में इस थ्योरी को रिवोल्यूशनरी थ्योरी माना जाता है। अब ये क्या बात है, क्यों माना जाता है, तो एक मर्तबा मैं आपको समझा दूं कि इस थ्योरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर यानी इस थ्योरी को हम एटम्स पे अप्लाई करते हैं तो इसका मानना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेरियस एनर्जी स्टेट्स में मौजूद होते हैं। E1, E2, E3, E4। इस थ्योरी का मानना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में, एनर्जी स्टेट्स यानी यहाँ पे ना कोई शेल है, ना कोई ऑर्बिट है, ना कोई एनर्जी लेवल, कुछ भी नहीं, एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में होता है। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? देखिए 1900 से पहले यानी 1897 तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कंफर्म हो चुके थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, एटम के अंदर प्रोटॉन भी है। फिर 1909 में फिल्म कोडिंग मॉडल आ गया, फिर
न्यूक्लियर मॉडल आपका जो रदरफोर्ड का आ गया, फिर बोर थ्योरी आ गई, ठीक है। बोर थ्योरी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इस थ्योरी ने एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में क्या रोल अदा किया था, देखिए। इस थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है एक एनर्जी स्टेट में मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाना चाहता है हायर एनर्जी स्टेट में, ये थ्योरी कहती है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा? क्वांटा की फॉर्म, क्वांटम की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, या एक एनर्जी के पैकेट की फॉर्म में। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स से एक एनर्जी का पैकेट एब्जॉर्ब कर लेता है, पर इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जितना इन दोनों शेल का डिफरेंस जितना भी है E2 और E1 का, अगर उतनी एनर्जी का पैकेट ये एब्जॉर्ब करता है तो लोअर एनर्जी स्टेट से कहां जंप करेगा? हायर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने के बाद वापस अपने वतन लौट आता है, ठीक है, तो उतनी ही एनर्जी ये रिलीज करेगा जितनी इसने क्या की? एब्जॉर्ब। उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा जितनी इसने क्या की? एब्जॉर्ब, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी जो है, एनर्जी किसी एटम में या किसी भी बॉडी में जब एंटर होगी तो कंटिन्यूअसली यानी एट वंस होगी, बल्क की फॉर्म में या छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट में होगी। उस छोटे छोटे पैकेट को इसने नाम दिया किसका? क्वांटम। इसका नाम दिया क्वांटम, क्वांटम। क्वांटम जो है ये सिंगुलर है, एक फोटॉन या एक क्वांटम, ठीक है। क्वांटा जो है वो प्लूरल है, क्वांटा जो है वो प्लूरल। अब क्वांटम है क्या? क्वांटम, व्हाट इज क्वांटम? मासलेस, चार्जलेस, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल वेव पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल वेव पैकेट ऑफ एनर्जी। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वापस आते हैं। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। देखें, ये होता है कि अब एटम ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में क्या होती है? लो एनर्जी होती है, हाई होती है। तो हमने क्या किया? एक्साइटेड स्टेट में एटम कैसे जाएगा? हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देंगे, हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देंगे। जब एटम फर्दर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब एटम की एनर्जी बढ़ जाएगी, कौन सी एनर्जी बढ़ती है? पोटेंशियल एनर्जी। एटम अनस्टेबल हो जाएगा, एटम क्या हो जाएगा? तो अल्टीमेटली उसको वापस आना है। या एक सिंपल चीज समझ लें, अ सिस्टम ऑफ लो एनर्जी इज ऑलवेज स्टेबल देन द सिस्टम ऑफ हाई एनर्जी। आप पानी को गर्म करते हैं, गर्म कर, जब तक आप गर्म करें पानी गर्म रहेगा। आपने चूल्हे का फ्लेम बंद कर दिया, पानी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होगा। यानी हमने जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको दी थी, उसका जो एनर्जी हमने बढ़ाई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पॉन्टेनियस एनर्जी क्या करेगा? कम करेगा। और कहाँ जाएगा? सिस्टम टुवर्ड्स लो एनर्जी जाएगा, जहां पे वो ज्यादा स्टेबल होगा। एटम में भी वही बात है कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा और वो वापस जंप बैक करेगा ओरिजिनल शेल, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस। हाँ, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना रिलीज करेगा? जब तक वो ग्राउंड स्टेट में वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना ही रिलीज करेगा। अब हमने अगर एनर्जी दी है तो फिर क्या होगा? एक शेल बताएं जहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है पर रिलीज नहीं कर सकता। पहला शेल, के शेल में खाली क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब, पर रिलीज नहीं कर सकता। कहीं कहीं पे केसेस होते हैं कि ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद नीचे चला जाता है न्यूक्लियस में। देखिए, हमने दो बातें पढ़ी कि न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोटॉन ज्यादा होते हैं न्यूट्रॉन से। इन दोज केसेस जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा होंगे, ठीक है, तो एटम अगेन जो है वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। उस सेंस में क्या होता है कि के शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाएगा, वो प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रॉन बने। इसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कैप्चर, फिजिक्स में टर्म है। तो ऐसे न्यूक्लाइड, ऐसे एटम जिनके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा होंगे, जिनके पास प्रोटॉन, वो क्या करते हैं कि के शेल के इलेक्ट्रॉन जो है कैप्चर कर लेते हैं और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलके न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह से खैर हम वापस चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है कि इट इज आल्सो का रिवोल्यूशनरी थ्योरी। मैंने आपको बताया कैसे
कि इस थ्योरी ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में जब वो एक्सटर्नल सोर्स से पैकेट ऑफ एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, यानी क्वांटाइज फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो दे जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, एंड व्हाइल व्हेन दे जंप फ्रॉम हायर टू लो, तो ये क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। इन एवरी केस एब्जॉर्ब करें या रिलीज करें, एनर्जी कैसे रिलीज हो, एब्जॉर्ब या रिलीज कैसे होगी, क्वांटा की फॉर्म में, क्वांटम की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, फोटॉन की फॉर्म, फोटॉन बाद की बात है। इस थ्योरी को रिवोल्यूशनरी थ्योरी कहते हैं। उसके बाद ये थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, किसी भी बॉडी में एंटर हो या बॉडी रिलीज करे, एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम हो। अब क्वांटम क्या है, क्वांटम जो है एक एनर्जी का वेव पैकेट है। क्वांटम जो है एनर्जी का वेव पैकेट, जिसकी ना कोई चार्ज होती है, जिसका ना कोई मास होता है, ना चार्ज होती है ना मास होता है। अब क्वांटम जो है ये वेव पैकेट जो एनर्जी का है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई भी और एनर्जी, विंड एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। यानी किसी भी एनर्जी का अगर छोटा वेव पैकेट है उसको आप क्वांटम कहेंगे। अगर क्वांटम इन द फॉर्म ऑफ लाइट है तो उसको आप फोटॉन कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे, फोटॉन। यानी अगर स्मॉल वेव पैकेट एनर्जी का है पर इन द फॉर्म ऑफ लाइट है, द फॉर्म ऑफ लाइट है, उसको आप क्या कहेंगे, फोटॉन। और दूसरा ये कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज नॉट फिक्स्ड, कि फोटॉन की एनर्जी फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपका शोला जल रहा है तो आपके शोले में डिफरेंट काइंड के फोटॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है। या ये बल्ब जल रहा है, ठीक है, या सनलाइट आ रही है तो सनलाइट में सारे के सारे फोटॉन की एनर्जी सेम नहीं होती। एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो वेरी करती है, फिक्स नहीं होती। बट एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी एनर्जी फिक्स नहीं है पर एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, न्यू। न्यू इज व्हाट, कि आपके पास कोई भी वेव है, उस वेव में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितनी है, या वक्र कितने हैं, ठीक है। अब ये देखें दो रेडिएशन है, ठीक है, दो आपके पास वेव पैकेट है, ऊपर वाले में रिवॉल्यूशन ज्यादा है तो इसकी क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी क्या होगी, हाई वेवलेंथ होगी। फिर इसका क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड, अगर इस तरह से है, ठीक है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को किससे जाहिर करते हैं, मुझे नहीं पता फिजिक्स का। ए नॉट एप्सिलॉन एक्स नॉट, ठीक है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें तो कांस्टेंट आ जाएगा h। h is called Planck's constant, h is called Planck's constant, जो किसके बराबर है, जो बराबर है किसके, 6.625 into 10 to power minus 34 joule into second, joule into second। यानी अकॉर्डिंग टू दिस थियरी अगर किसी एटम में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो सिंपल, या तो सिंपल इसके एचजी के बराबर होगी या इसका इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। यानी कोई भी बॉडी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी इंटू 1 कर ले, इंटू 2 कर ले, इंटू 3 कर ले, इंटू 4 कर ले, इंटू 5 कर ले, व्हाटएवर, ठीक है। यानी किसी भी बॉडी में जो एनर्जी, एटम में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो इसका मल्टीपल होगी। अब यही इक्वेशन आपको बोर थ्योरी में मिलेगी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर और लोअर टू हायर, तो एनर्जी डिफरेंस जो है वो हमें कौन देगा, एनर्जी डिफरेंस हमें फोटॉन की एनर्जी से पता चलेगा, इसकी फोटॉन की फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी को जैसे ही आप प्लांक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एनर्जी डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। क्वांटम इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन। हमने डिस्कस किया फोटॉन की एनर्जी ये फिक्स नहीं होती, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एक सेकंड में आखिरी में देखें कुछ है क्या, कल हम करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है 9 पीएमडीसी में है, 9 वही जो है उसमें है, क्या कहते हैं, पर हम बोर को समझने के लिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और ये जो आपका स्पेक्ट्रम है ये थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। बस आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन्स कैन एब्जॉर्ब इन सर्टेन वेवलेंथ्स क्वांटाइज्ड मैनर, यानी वेव पैकेट की फॉर्म में वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा।
चले जाए खेले।